और चलिए बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल व्यवहार कुशलता सियासी दावपेच को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जमहूरी विवाद हो या फिर सरकार को लगातार चिट्ठियों का सिलसिला हो, बृजमोहन अग्रवाल की तल्खी चर्चाओं में है। लेकिन दिल्ली में बृजमोहन की डिनर डिप्लोमेसी में एक बार फिर उन्हें चर्चाओं के केंद्र में ला दिया। बृजमोहन की डिनर डिप्लोमेसी के पीछे क्या है राज और क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार, देखिए रिपोर्ट। मौका था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नेताओं का जमावड़ा लगा था। इस बीच अचानक खबर आई कि बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को डिनर पर आमंत्रित किया है। नामांकन के बाद देर शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव, दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत प्रदेश के भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल के दिल्ली स्थित निवास पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल ने आत्मीयता के साथ न सिर्फ सभी नेताओं की अगवानी की, बल्कि लजीज व्यंजनों के साथ सियासी चर्चा करते भी नजर आए। यूं तो दिल्ली में मुख्यमंत्री या सांसद अलग अलग समय पर डिनर रखते रहे हैं, लेकिन बृजमोहन के घर पर डिनर की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों जमहूरी विवाद हो या जमीन गाइडलाइन रेट तय करने का मसला, बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। जमहूरी विवाद में तो उन्होंने कोर्ट तक के दरवाजा खटखटाया। उनके तेवर ने सरकार और संगठन के रणनीतिकारों को भी चिंता में डाल दिया था। लेकिन दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी के दौरान ये दूरियां कम होती नजर आई है। भाजपा के नेता जहां इसे सामान्य सौजन्य मुलाकात बता रहे हैं, तो वही कांग्रेस इसे लेकर तंज कसती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए हैं, उन सबको भोज देना चाहिए और यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। और आज जो है वो सब लोग मिलकर जो है वहाँ पर आगे क्या होना चाहिए इस बात की चर्चा करते हैं। और बृजमोहन जी के साथ में मिलकर जो है वो वहाँ पे जाकर जो है सबने 100% उपस्थिति रख के जो है इस बात को दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। दिल्ली में जाकर उनके निवास में भोजन करना, मैं समझता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी का आने वाला समय में कई नई रणनीति का और नई चाल चलने का कहीं न कहीं एक प्लानिंग है, जहां भोजन देकर सब लोग भोजन खिलाकर तो कहीं न कहीं एक नई रणनीति वो बना रही है। पहले सरकार और संगठन से नाराजगी और फिर दिल्ली में डिनर डिप्लोमेसी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बृजमोहन अग्रवाल को फिर से चर्चाओं में तो ला ही दिया है। लेकिन लगातार कई मुद्दों पर सरकार और संगठन से दूरी के बाद डिनर के आयोजन ने पार्टी नेताओं को राहत भी दी है। अब बृजमोहन के घर परोसे गए लजीज व्यंजनों की मिठास कितने दिनों तक सियासी रिश्तों में नजर आती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर कवर्धा जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुढ़ा हाई स्कूल परिसर में पेड़ के नीचे तांत्रिक क्रिया किए जाने का एक मामला सामने आया है। स्कूल परिसर में एक बच्चे की फोटो रखकर तांत्रिक क्रिया किए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिली, इसके बाद गांव में भय और आक्रोश फैला। ग्रामीणों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की तो पुलिस को सूचना देकर जांच शुरू की गई। स्कूल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की घटना से अभिभावकों में डर और आक्रोश है। सूचना पर पिपरिया पुलिस ने जांच शुरू की तो वहीं शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लेकिन संबंधित वहां के प्राचार्य या शिक्षकों से जानकारी नहीं ले पाया हूं अभी। और उस व्हाट्सएप न्यूज के आधार पे घटना जो है स्कूल की घटना तो नहीं है, स्थान भले स्कूल है लेकिन बाद में हुआ है, रात वगैरह में, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, कि फोटो है किसी बच्चे का और कुछ कलर्ड है ना, वो उसमें छिड़के गए हैं, तो संभवतः जादू टोना है ऐसा करके बोल रहे थे समाचार जो वाचिका है वो, है ना। लेकिन मैं अभी स्कूल से चर्चा नहीं किया हूँ और ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, वो मजाक वगैरह होगा किसी द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है। बच्चे काफी डरे थे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के तहत जिलों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सैकड़ों की संख्या में राजधानी भोपाल में जुटे कर्मचारियों ने मंगलवार को निर्वाचन सदन के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा। श्रम आयुक्त के आदेश के बावजूद वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई और 11 महीने से एरियर भी अटका हुआ है। देखिए रिपोर्ट।
ये प्रदर्शन निर्वाचन आयोग के आउटसोर्स कर्मचारियों का है। मंगलवार को प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा से मिलने भोपाल पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर निर्वाचन सदन में जमा हुए। प्रमुख तौर पर इन कर्मचारियों की मांगों में 11 महीने से लंबित एरियर और संविदा नियुक्ति है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन के लिए काम करने वाले जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो आज निर्वाचन सदन पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। लंबे समय से उनकी मांगें पेंडिंग हैं और इसको लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और वो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते हैं। क्या उनकी समस्या है और वो क्यों इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं राजधानी भोपाल में, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपकी मुख्य समस्या, क्या मांग है आपकी? प्रमुख मांग जो हमारी है कि जो मेरे पास पत्र है 13/3/24 को श्रम आयुक्त ने हमारा रेट रिवाइज करा था। जो 13,750 हमारा रेट था वो बढ़ाकर जो 2001 का उनका इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिवाइज करके उसको 16,144 किया था। तो हमें आश्वासन ही मिला कि बिल्कुल आपका एरियर दिया जाएगा, हुआ जाएगा, पर आज दिनांक तक हमें वो एरियर अप्राप्त है। चलिए, अब 1 साल से जो एरियर का मुद्दा है वो तो ठीक है, हम ये जान लेते हैं कितने कर्मचारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ पदस्थ हैं वो, और आप लोगों की नियुक्ति कब हुई और ये आउटसोर्स पर आप कैसे रह गए? सर 3 लाख के लगभग कर्मचारी हैं और हमारी नियुक्ति यहाँ से 2017 में हुआ था निर्वाचन कार्यालय से। तो कितने कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं? ये लगातार हम 2017 से जब ये सेटअप बना था, जितने भी हमारे प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर और ऑपरेटर, विधानसभा में एक ERO-नेट सॉफ्टवेयर आया था, जब डिजिटल कार्ड जो इलेक्शन पूरा डिजिटलाइजेशन पे आया था, तब से लेके अभी तक जो हमारी 1100 लोगों की भर्ती की गई थी। लेकिन अभी सीएम साहब ने तत्काल में कैबिनेट में एक नया मोर्चा खोला कि अस्थायी और स्थायी पद का, उसमें भी हमें बहुत अलग ही रखा है। आप लोगों की क्या मांग संविदा की भी है कि आप आउटसोर्स हैं तो संविदा तो करना ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि 2016 से हम लोग पदस्थ हैं पूरे जिलों में। कितना वेतन मिलता है आपको? अभी 2000 बढ़े हैं, कुछ 6 महीने से हैं। क्या उम्मीद है आपको सीईओ से मुलाकात करने? सीईओ सर से काफी उम्मीद है, हमारा एरियर जो है जल्द से जल्द दिया जाए, काम के वर्किंग आवर्स कम किया जाए या फिर उसके अतिरिक्त मान दिया जाए, हम मान दे दिया जाए, ओवर टाइम दिया जाए, ऐसा कुछ प्रावधान किया जाए। तो ये मध्य प्रदेश का युवा है जो महत्वपूर्ण कार्य में लगा है निर्वाचन के, लेकिन उसे ना तो उतना वेतन मिल पा रहा है और ना एरियर की, ना उसे संविदा में नियुक्ति मिल पा रही है। इन सभी मांगों को लेकर आज वो सीईओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। देखना होगा वो अपने जो उनकी समस्याएं हैं उनका कितना समाधान हो पाता है। वर्ष 2017-18 में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। यानी पिछले 8 से 9 साल से प्रदेश की हर विधानसभा और जिलों में 4 कर्मचारी तैनात हैं, जो निर्वाचन से संबंधित तमाम काम करते हैं। यही SIR में भी जुटे हुए हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की मांग सुनने के लिए कोई अधिकारी भी आयोग के दफ्तर मौजूद नहीं थे। मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं और जिलों से सैकड़ों की संख्या में ये आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं निर्वाचन सदन, लेकिन जब हमने इनकी समस्याओं को लेकर निर्वाचन के अधिकारियों से बात करना चाहा तो कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा मौजूद नहीं है ऑफिस में। जो RPS जादौन हैं वो इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। सुरभि तिवारी जी का कहना है कि उन्हें कुछ पता नहीं है और जो संबंधित एक अधिकारी हैं श्रीवास्तव जी, वो भी ऑफिस में मौजूद नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि इन लोगों की बात सुनेगा कौन, इनकी समस्याओं को हल करेगा कौन। इन आउटसोर्स कर्मचारियों में सभी युवा है जो लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इन युवाओं को सेवा समाप्ति का डर सताने लगा है, लिहाजा वो संविदा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। साथ ही महज 13,000 रुपए महीने के मानदेय में गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। देखना होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कितनी मांगों को मानते हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अनोखा मामला सामने आया। सिविल लाइन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 वर्षीय बालक अपनी 7 वर्षीय मासूम बहन के साथ हाथ में खाली अस्थि कलश लिए सीधे थानेदार तक पहुंच गया। मासूमों ने पिता की अस्थि चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई। देखिए एक रिपोर्ट। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भारती नगर निवासी ठाकरे परिवार का है। आलोक ठाकरे पेशे से ठेकेदार थे। परिजनों के मुताबिक आलोक की एक बहन है जो कुछ साल पहले आलोक की पत्नी को भड़काकर अपने साथ लेकर गई थी। इस बीच आलोक ने हाईकोर्ट में पत्नी को पाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद पुलिस आलोक की पत्नी को खोजने में नाकामयाब रही। मेरी मम्मी जो 2 साल पहले यहाँ से चले गई थी हम लोग को छोड़ के,
वो आज वापस आ गई। और मेरे पापा का जो कार्यक्रम हुआ था उस दिन नहीं आई, तो उसके दूसरे दिन आई। और एक तो हमारी ज्योति नाम की बुआ है, उनने ना हम लोग से बहुत लड़ाई करके रखा था। उन्होंने मेरी मम्मी को भी भगाया था। और जिस दिन हम लोग पापा का अस्थि विसर्जन करने के लिए अस्थि लेने गए मरघट, तो उस दिन ना वहाँ से उन लोग अस्थि लेके भाग गए थे। इधर पत्नी के गम में आलोक ठाकरे बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। आलोक का भारती नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि अंतिम संस्कार के बाद आलोक की पत्नी घर पहुंच गई। उस समय मोहल्ले वासियों और परिवार से उसका विवाद भी हुआ। विवाद के बाद मृतक आलोक की पत्नी मुक्तिधाम पहुंच गई। जिस दिन इनके पिताजी का देहांत हुआ, काटी हुई, उसके जस्ट दूसरे दिन ये दोनों आए, इन बच्चों के साथ मारपीट की, इनको घर से निकाल दिया। और ये अब संपत्ति के लालच में या जिस भी कारण से अब आए हैं, इन बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अस्थि की बात ऐसी थी कि काठी वाले दिन उन्होंने बोला था कि हम कार्यक्रम के लिए बताएंगे, आगे करेंगे, मगर चोरी छिपे सवेरे 7 बजे जाके ये अस्थियां लेके चले गए बिना किसी को बताए हुए। परिजनों का कहना है कि हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही आलोक की पत्नी अस्थियों को पॉलिथीन में भरकर अपने साथ ले गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसके बाद आलोक के दोनों बच्चे अपने पिता की अस्थियां चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने सिविल लाइन थाने पहुंचे। पंकज गुप्ते, INS 24/7 बिलासपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।